कल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कंप्लीट हो गया था, सीरीज पैरेलल एंड मिक्स्ड। किरचॉफ लॉ सभी ने पढ़ रखा होगा, ठीक है। KIRCHHOFF किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ बेटा, आपने किरचॉफ दो लॉ पढ़ा होगा, एक फर्स्ट लॉ दूसरा सेकंड लॉ। अच्छा, ठंडी बढ़ रही है इधर की? हाँ, क्यों? अरे गवर्नमेंट ने भी यथ तक के बच्चों की छुट्टियां की हैं, हाँ, है ना? तो बताओ, तो कंडीशन क्या हो रहा है आपका? किरचॉफ लॉ में आपने किरचॉफ एक फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा बेटा, दूसरा किरचॉफ सेकंड लॉ पढ़ा होगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ कितने लोग बताएंगे? व्हाट इज किरचॉफ फर्स्ट लॉ? किरचॉफ फर्स्ट लॉ, कंजर्वेशन ऑफ। अच्छा, वैसे एक्सप्लेन क्या करते हैं बेटा? नहीं, केसीएल तो करंट लॉ उसे कह लेते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन वो है क्या ये पूछ रहे हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ तो उसी को आप केसीएल कह लेते हो, ठीक है, तो वो है क्या? क्यू को हम लोग, वो तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ क्या? टोटल। लेकिन यहाँ पे जो हमारा दिया जाता है वो चार्ज के बेस पे देते हैं या करंट के बेस पे देते हैं? हाँ, करंट के बेस पे देते हैं। वो बात अलग है कि जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है, टोटल इनकमिंग चार्ज टोटल आउटगोइंग चार्ज बराबर होगा, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन है वो करंट के बेस पे, टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट के बेस पे बोलते हैं। बैठिए, तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ इसी को हम लोग बेटा केसीएल कह देते हैं, ठीक। करंट लॉ यानी कि किरचॉफ क्या करंट लॉ भी बोल लिया जाता है, तो उस केस में या जंक्शन लॉ हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे जब दिखाया जाता है तो टोटल इनकमिंग करंट किसी जंक्शन पॉइंट पे इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। मतलब कोई भी अगर आप जंक्शन पॉइंट बनाते हो तो उस पॉइंट पे टोटल नेट करंट की वैल्यू जो होती है वो जीरो होती है। जीरो होने का मतलब जितना टोटल आया, ठीक, उतना टोटल क्या हुआ, गया। तो ये केस आपका होता है। यहाँ से अगर I1 और I2 आ रहा है, जाने वाला अगर I3 I4 और कितना है I5 है, तो जंक्शन पॉइंट पे नेट करंट की वैल्यू जीरो होती है। एट जंक्शन पॉइंट नेट करंट विल बी जीरो। तो जंक्शन पॉइंट पे बेटा नेट करंट की वैल्यू क्या होती है आपकी? जीरो होती है। दैट इज टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट दोनों आपस में कैसे होते हैं? सेम होते हैं। ये कंडीशन आपका होता है, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हो, ठीक। तो लिखेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ। देखिए, उसी को ब्रैकेट में लिख लो क्या? कौन सा? जंक्शन लॉ कह लेते हैं या करंट लॉ कह लेते हैं, ठीक। तो उसी को ब्रैकेट में केसीएल भी कह लेते हैं। लिखिए, ले लो केसीएल या जंक्शन लॉ। लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, the algebraic sum of current meeting at junction point is zero. Meeting at a junction point is zero. That is इसी लेते बेटा समेशन आई इक्वल टू कितना होता है? जीरो। समेशन आई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। समेशन आई जीरो होने का मतलब जब जो यहाँ पे जंक्शन पॉइंट पे सम होगा करंट का, सभी का अलजेब्रिक सम ले रहे हैं, मतलब इनकमिंग को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आउटगोइंग को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे, ठीक। तो आर करके हम लोग लिख लेते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू कितना? जीरो, ठीक। तो इसको जो माइनस वाला फैक्टर उधर ले जाएंगे तो ये I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस कितना हो जाएगा?
I5, मतलब टोटल इनकमिंग इक्वल टू कितना, टोटल आउटगोइंग होता है। टोटल इनकमिंग एंड टोटल आउटगोइंग करंट की वैल्यू जो होती है वो क्या होगा, जंक्शन पॉइंट पे सेम सेम होगा, या सबका अलजेब्रिक सम की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक, तो ऐसे दिखा लीजिए, आप भी लिख लीजिए। टोटल इनकमिंग टोटल आउटगोइंग आपस में क्या होंगे, सेम सेम होंगे। ठीक, बना के नोट करिए। हो गया बेटा। तो टोटल इनकमिंग करंट की वैल्यू जो आपकी होती है वो टोटल आउटगोइंग करंट की क्या हो जाएगा, आपका इक्वल हो जाएगा। इसी को हम लोग किरचॉफ फर्स्ट लॉ कह लेते हैं। ठीक, नीचे का पेंसिल नोट कर लीजिएगा। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बेटा ये चार्ज कंजर्वेशन पे क्या है आपका, बेस्ड आपका है। ठीक, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ क्या, चार्ज। मतलब टोटल चार्ज, जैसे करंट की वैल्यू कांस्टेंट है तो टोटल इनकमिंग क्या चार्ज जो होंगे आउटगोइंग चार्ज से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। हो गया। अगला लिखेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ, इसी को वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है या लूप लॉ कहते हैं। ब्रैकेट में लूप लॉ और वोल्टेज लॉ, और उसी को केबीएल से दिखा देते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग क्या कह लेते हैं, लूप लॉ। और मार्कर कैसे चल रहा है यार, हाँ बेटा नहीं, ये थोड़ा सा इसका शेप जो है वो और वोल्टेज लॉ। ठीक, चलो इसी को हम लोग कह लेते हैं बेटा केबीएल। क्या बोलेंगे, केबीएल कह लेते हैं। एक हो गया केसीएल, दूसरा हो गया क्या, केबीएल। ठीक, तो लूप लॉ में कंडीशन क्या होता है, लूप लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी जंक्शन पॉइंट पे मतलब किसी क्लोज लूप के लिए टोटल समेशन ई और आई आर का जो वैल्यू होता है वो क्या रहता है, बराबर। यानी कि दोनों का अगर एलजेब्रिक सम करेंगे तो 0 आ जाता है, जितना समेशन ई इक्वल टू समेशन आई आर। उसी को हम लोग कह लेते हैं कौन सा, किरचॉफ सेकंड लॉ कह लेते हैं। इसी को कहा जाता है किरचॉफ सेकंड लॉ, या उसी को लूप लॉ कह लेते हैं, या उसी को वोल्टेज लॉ कहा जाता है। इसी को हम सिंपली लिख लेते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, यानी केवीएल कह लेते हैं। ठीक, और जब हम किरचॉफ वहां पे लिया था पहला वाला क्या, केसीएल कहा गया था, तो वहां पे करंट लॉ, करंट का टोटल जो होता था, ठीक, या जंक्शन लॉ उसे कह लेते थे। तो यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the algebraic sum of the algebraic sum of the algebraic sum of the change in potential, sum of the change in potential in complete change in potential बेटा,
सम ऑफ द चेंजेस इन पोटेंशियल इन कंप्लीट closed loop in complete a closed loop is 0. In complete closed loop is 0. That is summation v equal to 0. यानी e माइनस आई आर वही v होता है, तो उसी को लिख लेते हैं समेशन v इक्वल टू 0 या समेशन e माइनस समेशन आई आर इक्वल टू 0. ठीक, ये किसके बेस पे होता है बेटा? कंजर्वेशन आप किसको फॉलो करता है? एनर्जी को. सेकंड लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पहला था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. तो नीचे लिख लीजिएगा दिस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये जो लॉ है बेटा वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा. दिस लॉ रिप्रेजेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. आगे लिखेंगे एक टर्म आप बनता है बेटा, अगर आपके n मैसेज हैं, ठीक, कितने हैं? n मैसेज हैं, तो उस केस में नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट जो रिलेशन या इक्वेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे? अगर n मैस है. क्लोज मैस का मतलब अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. जैसे मान लो ये, ठीक, R1 R2 E1 E2 R3. ठीक, ये जो आपको सर्किट दिख रही है बेटा, इसमें देखो दो से लगाया, 3 रेजिस्टेंसेस हैं. ठीक, अब R1 R2 में भी इंटरनल में भी एक्सटर्नल कुछ भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है अभी. ठीक, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितने लूप फॉर्म होंगे. हाँ, कितने लोग कह रहे हैं? 2 लूप बनेंगे बेटा. कितने क्लोज लूप का फॉर्मेशन ये सर्किट में पॉसिबल है? इन गिवन सर्किट हाउ मेनी क्लोज लूप में भी फॉर्म्ड? 3 बनाएंगे. भैया ने 2 बनाया. अच्छा, बाहर से बनेगा. 3 बन सकता है सर. ठीक भाई, एक आप ऐसे ऐसे बना लो, एक ऐसे ऐसे बना लो, और एक आउटर में ऐसे ऐसे चल लो. मतलब वो सेम चीज रिपीट नहीं होनी चाहिए. जितने इंडिपेंडेंट हमारे बनेंगे लूप, ठीक, तो वो सारे हमारे क्या होंगे? एज ए क्लोज लूप कहलाएंगे. मतलब वही सेम चीजें रिपीट ना हो. जैसे हमने क्या किया, एक ऐसे लिया दिस, दूसरा ऐसे लिया दिस. अब इसमें क्या था? ये तो कॉमन था, लेकिन ये दोनों डिफरेंट हो गए ना. और तीसरा हमने ऐसे ऐसे ले लिया, तो ऐसे में ये कॉमन था लेकिन ये वाला नहीं था, इसके साथ ये कॉमन था, ये वाला नहीं था, तो ये दोनों अलग अलग हो गए. तो 3 लूप हम लोग बना सकते हैं. कितने? 3 क्लोज लूप बनेंगे. अगर नंबर ऑफ लूप मैक्सिमम n फॉर्म हो सकते हैं, तो पूछा जाता है हाउ मेनी इंडिपेंडेंट क्या इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड. तो उनमें कितने इंडिपेंडेंट इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं? अगर लूप आपके n हैं तो इंडिपेंडेंट इक्वेशंस कितने फॉर्म होंगे वो आपको पूछा गया है. इंडिपेंडेंट इक्वेशंस, ये किसने अपना नाम ही कर लिख दिया था बेटा? हैं, पहला नाम किसका है? आप ही लोग. अच्छा, घर का नाम भी डाली का बेटिया? हाँ, पड़ोसी का. आप लोग कभी नहीं हुआ है? चलो ठीक है. इसीलिए सिंगल नाम रखना चाहिए. अगर नींद में कोई बुलाए तो भी आप जग जाओ. और जब तेरा नाम होते पता है कोई छोटी बोलता है, कोई मोटी बोलता है, कोई कुछ लड्डू बोलता है, कोई कुछ बोलता है, तो गड़बड़ हो जाता है ना. चलो कोई बात नहीं. तो लूप लगा वोल्टेज लगा जब कहेंगे बेटा, तो यहाँ पे अगर आपके मैक्सिमम कितने n लूप्स बनाए जा सकते हैं, तो जो इंडिपेंडेंट इक्वेशन से ड्रा कर सकते हैं वो बेटा n-1 होता है. अगर 3 लूप बन सकते हैं मैक्सिमम ना, यहाँ पे 2 इक्वेशंस आपके बनेंगे. कितने इक्वेशन बनेंगे? 2 इक्वेशंस. तो क्या पॉइंट लिख लिया बेटा? हाँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और अगला पॉइंट बना लो ऐसे ही.
इफ देयर आर, इसी को मैश कहते हैं, क्लोज लूप को क्या बोलते हैं बेटा, मैश कहते हैं, ठीक। इफ देयर आर एन, इफ देयर आर एन मैसेज, MESSES, देयर आर एन मैसेज, मैसेज मैस MESSES, मैसेज मतलब क्लोज लूप को मैश बोलते हैं बेटा, ठीक। एन मैसेज इन ए सर्किट, इन ए सर्किट, then number of independent equation, number of independent equations in accordance with loop rule, in accordance with loop rule will be, with loop rule, in accordance with loop rule will be n minus 1, in accordance with loop rule will be n minus 1। जो आपके इक्वेशन से इंडिपेंडेंट बनाए जा सकते हैं बेटा वो n माइनस 1 के बराबर होंगे अगर n लूप्स आपके क्लोज लूप बने हैं या n मैसेज आपके फॉर्म हो रहे हैं तो, ठीक। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग डिसाइड करते हैं। अब कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसको जानने से पहले थोड़ा सा बेटा हमारा साइन कन्वेंशन होता है। क्या होता है, साइन कन्वेंशन, तो थोड़ा सा आप देख लीजिए तब हम लोग बात करते हैं। साइन कन्वेंशन, देखो जब साइन कन्वेंशन की आप बात करोगे, किसकी बात करेंगे, साइन कन्वेंशन की हम लोग बात करते हैं बेटा, तो हमारे पास ये सेल होते हैं, दिस इज पॉजिटिव प्लेट, दिस इज नेगेटिव प्लेट, ठीक। अगर सेल के जो भी बैटरी है, सेल है, उसके आपका क्या नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ आप मूव करोगे, किधर से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हम लोग जब मूव करते हैं, यानी इधर से इधर, तो जब हम दो बना लें तब उसके बाद इसको दिखाएं। रेजिस्टेंस R है और ये करंट हमारा I फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस R है, करंट अभी भी I फ्लो हो रहा है। देखो अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव से किधर जाएंगे, पॉजिटिव की डायरेक्शन में जाएंगे, बैटरी के नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करेंगे, तो यहाँ पे जो EMF मिलता है ना, उसका साइन क्या लेंगे, प्लस E लेंगे। अगर बैटरी की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो जो EMF आपका होगा वो पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे, उसे पॉजिटिव लेंगे, याद रहेगा। जस्ट उल्टा, अगर बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे जो EMF लेंगे वो नेगेटिव लेंगे। बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ तो EMF का साइन पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो EMF का साइन नेगेटिव। अगला, अगर किसी रेजिस्टेंस के थ्रू करंट पास आउट हो रहा है और करंट की डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस V = IR होता है ना, तो यहाँ पे जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो माइनस क्या लेंगे, B, और वैल्यू कितनी होगी, -B, यानी I × RO, तो लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो वहाँ जो वैल्यू आप लेंगे तो B की जो वैल्यू होगी यहाँ पे साइन हमारा, अगर करंट की डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, किसकी डायरेक्शन में, करंट के मूवमेंट की डायरेक्शन में आप अगर चल रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा उस रेजिस्टेंस के थ्रू वो क्या होगा, माइनस में लेंगे साइन उसका। अगर हम लोग करंट इधर जा रहा है और मूवमेंट हमारा किधर है, अपोजिट टू द करंट आप जा रहे हो, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के थ्रू पास होंगे, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, या ऐसे लिख लें, रुक जाइए क्योंकि नहीं तो B में बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे जब लेंगे बेटा तो ये वैल्यू हमारा क्या आया, जब डायरेक्शन में गया तो -IR, पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेंगे, V = -IR, ऐसे लिखो, ज़्यादा क्लियर रहेगा। और जब हम लोग लेके उसके अपोजिट में जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप V = क्या लेंगे आप, +IR लेंगे। B की वैल्यू जो होगी वो +IR होगा, यानी कि पोटेंशियल आपका पॉजिटिव, और जब आप डायरेक्शन में जा रहे थे तो पोटेंशियल क्या लेंगे आप, नेगेटिव। वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल जो लॉस होगा तो नेगेटिव, और यहाँ गेन होगा उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इसी को साइन कन्वेंशन कहते हैं। फिलहाल हम लोग जो क्वेश्चंस अप्लाई करेंगे, जो लगाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को यूज करके लगाएंगे, ठीक। लेकिन कहीं पुरानी बुकों में इसका रिवर्स भी मिलता है कहीं कहीं।
अगर इन सारे के डायरेक्शन को रिवर्स कर दो तो भी रिजल्ट विल रिमेन्स सेम। मतलब हम निगेटिव से पॉजिटिव को अगर निगेटिव ले लें और पॉजिटिव से निगेटिव को अगर पॉजिटिव ले लें और करंट के डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव ले लें, अपोजिट वाले को निगेटिव ले लें, तो भी मैग्नीट्यूड यानी जो रिजल्ट आपका आएगा ठीक सॉल्व करने पे वो सेम मिलता है। लेकिन वो एक्चुअल में जो होता है उसको सेटिस्फाई नहीं करता है। इसीलिए पुराने टाइम की बुकें जो हुआ करती थी वहाँ पे कहीं कहीं उस कन्वेंशन को भी लिया गया था, बट वो जो प्रैक्टिकली हो रहा है उसको सेटिस्फाई नहीं करता, इसीलिए आप उसको फॉलो नहीं करते हैं। बट अगर आपके पास पुराने ज़माने की पापा बुक पड़ी होगी तो ऐसा कहीं मिलेगा तो वो गलत अब हो गया, पहले वो सही हुआ करता था। अब गलत इसलिए मानते हैं क्योंकि वो जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो नहीं करता है, रिजल्ट दे देता है। जैसे आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं ना, हम लोग जो छोटे क्लास में होते थे तो वो क्या करते हैं, ट्रिक फिट करते थे, अभी भी करते हैं ट्रिक। तो उस केस में ट्रिक क्या हुआ, किसी का एक क्वेश्चन शॉर्टकट में लग गया तो कहता था हमारा एक नया ट्रिक बन गया, पता अगले में जाके फेल हो गया। ठीक, तो कंडीशन क्या, अगर उसी पैटर्न पे था तो लग जाता था, अगर थोड़ा चेंज हुआ तो वो गायब हो गया। ठीक, तो ऐसी कंडीशन आपका होता है कि वो है रिजल्ट देता है लेकिन वो रूल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो फिलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे अभी आप ऐसा ही साइन कन्वेंशन को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। अगर कहीं उल्टा दिखेगा तो मतलब वो वही वाला है। ठीक, समझ गए इतना बेटा? तो वहीं लिख लीजिए साइन कन्वेंशन, लिख के ऐसे बना लीजिए, कुछ करना नहीं है आपको, लिख के खाली ऐसे बना लीजिए। और चूंकि बैटरी और कैपेसिटर कॉम्बिनेशन आप क्या, कैपेसिटर इज कॉल्ड बैटरी या सेल, तो उस कंडीशन में हम लोग जब कैपेसिटर के थ्रू लेंगे तो वहां भी ऐसे ही कन्वेंशन आपको मिलता है। कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जाओगे तो पॉजिटिव लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। आप यहीं पे वो भी देख लीजिए क्योंकि आगे बीच में कहीं क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन में पूछ लेता है, तो उसको भी देख लीजिए आप। जैसे हमने ले लिया बेटा, ये बना लीजिए, उसके बाद बनाएंगे इसको। कैपेसिटर है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक, एक कंडीशन, दूसरा कैपेसिटर है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है। तीसरा हम लोग इंडक्टेंस ले लेते हैं बेटा। ठीक, एल है, इसे सी कह लीजिए। ठीक, ये एल है, इंडक्टेंस है, करंट आपकी फ्लो कर रही है। दूसरा इंडक्टेंस है एल, करंट आपकी फ्लो कर रही है। यहाँ पे जब साइन कन्वेंशन लेते बेटा, कैपेसिटर का तो सेम बिहेवियर है जो क्या हो जाता है, बैटरी। ठीक, कैपेसिटर के केस में सेम बिहेवियर है जो बैटरी हो जाता है। करंट की कंडीशन में जैसे हमारा रेजिस्टेंस में हम लोग लेते थे वैसे आप यहाँ पे लेते हो। ठीक, जब हम लोग कैपेसिटर के थ्रू लेते हैं तो V इक्वल टू क्यू बाई सी आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल टू सी भी होता है ना कैपेसिटर में, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो V इक्वल टू क्यू बाई क्या होगा, सी। अगर निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव की तरफ जाओगे, किधर से, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वहां पोटेंशियल ड्रॉप प्लस क्यू बाई सी आएगा। अगर हम लोग जैसे यहाँ लिया था ना, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया तो प्लस और पॉजिटिव से निगेटिव तो माइनस, ऐसे निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। अगर हम लोग इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V की वैल्यू प्लस क्यू बाई कितना, C। अगर हम लोग इधर से इधर मूव कर रहे हैं तो यहाँ V की वैल्यू क्या आएगी, माइनस क्यू बाई C। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव की तरफ जाने में नेगेटिव, जैसे यहाँ लेते थे, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाने पॉजिटिव, सेम उसी पैटर्न पे। जब हम इंडक्टेंस के थ्रू जाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू आपने पढ़ा होगा एल डी आई अपॉन डी टी, पढ़ा है ना, जो वहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस होता है किसी इंडक्टर में। अभी आगे पढ़ेंगे जब सारी क्या एलसीआर सर्किट वगैरह, तब वहाँ फिलहाल डिस्कस होगा थोड़ा। तो उस केस में होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, कितना, माइनस एल इंटू डी आई अपॉन कितना, डी टी। तब जब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, अगर करंट की डायरेक्शन में आप आ रहे हो तो उस केस में पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। करंट के अपोजिट अगर आप चलेंगे इंडक्टेंस के थ्रू तो वहाँ पे आपका प्लस डी क्या, एल इंटू डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, तो अगर करंट हमारा यहाँ से आई फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है बेटा, आई, इंडक्टेंस एल है, तो V की वैल्यू अगर हम इसी डायरेक्शन में जाएंगे तो V इक्वल टू आएगा माइनस एल इंटू डी आई अपॉन कितना, डी टी।
करंट की डायरेक्शन में जाने पे, अगर करंट के हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पे V की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस एल इंटू डी आई अपान कितना डी टी, प्लस एल इंटू डी आई अपान डी टी माइनस एल इंटू डी आई अपान डी टी। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते हैं। अगर हम लोग जा रहे हैं करंट की डायरेक्शन में, दूसरा करंट के कहाँ जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इंडक्टेंस के थ्रू, तो क्या होगा। तो साइन कन्वेंशन में आप लिख लीजिए इतना, ठीक। हाँ बेटा, हाँ किरचॉफ लॉ से बेटा हम जनरली निकालते हैं ना, किसी भी जैसे जो पोटेंशियल या तो कहीं अननोन है पोटेंशियल डिफरेंस, या वहां से पास होने वाले अननोन सर्किट में करंट की वैल्यू क्या होगी, या करंट की डायरेक्शन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक। अब डिपेंड करेगा, जहां हायर पोटेंशियल होगा हायर से लोअर की तरफ क्या करेगा, फ्लो करेगा। हो गया बेटा। चलिए देखिए नेक्स्ट। अब जो किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे, जैसे अभी हमने पीछे सर्किट बनाया था, ऐसे कुछ सर्किट के लिए हम लोग लिख ले रहे हैं। देखो करंट अगर ये पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव है, बैटरी बेटा A1 है, इसके लिए E2 लिया, रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 ले लिया हमने, ठीक। करंट यहाँ से पास आउट होगा, सपोज दैट I1 करंट जा रहा है, यहाँ से करंट जो हो रहा है वो I2 रिलीज हो रहा है, ठीक। अब ये जाएंगे बेटा, ये देखो एक जंक्शन पॉइंट आपको यहाँ मिल रहा है। अब जंक्शन पॉइंट पे करंट इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इसके पास जाने के लिए एक रास्ता देखो ये दिख रहा है, ठीक। तो क्या करेगा, इधर से आने वाला I1 और इधर से जाने वाला I2, इस फर्स्ट रूल को फॉलो करते हुए इधर से क्या हो जाएगा, I3 के फॉर्म में हो जाएगा। और यहाँ पे I3 की जो वैल्यू होगी जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग कितना, I1 प्लस I2 के क्या हो जाएगा, बराबर होगा। फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा, ठीक है। तो उस केस में उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, जो टोटल करंट आपका होगा R3 के थ्रू वो I1 प्लस I2 के बराबर हो जाएगा। टोटल करंट जो पास आउट हो रहा है किसके थ्रू बेटा, ठीक है, R3 के थ्रू, वो I1 प्लस I2 के क्या होगा, आपका सम के बराबर होगा। तो यहाँ पे करंट की जो वैल्यू हो गई I1 प्लस I2 के बराबर हो गया I3 की वैल्यू। I3 विल बी इक्वल टू I1 प्लस कितना हो गया, I2 हो गया। अब ये करंट निकाल लिया। देखो हमारे पास दो लूप बन रहे हैं बेटा, तीन बनेंगे, तीन हमें जरूरत दो की है। एक लूप हमने ऐसे जो बनाइएगा, बनाने के लिए क्या है, किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो दिखाते हैं जनरली, जैसा ऊपर वाले लूप में रोटेशन दिखाइएगा वैसे दूसरे वाले में दिखा लीजिएगा। मतलब दोनों लूप में रोटेशन का डायरेक्शन आप सेम लेंगे तो थोड़ा सा इजियर हो जाता है
ये मान लो फर्स्ट लूप है, ये वाला हमारा क्या है, सेकेंड लूप है। ऐसा नहीं कि आप इधर से दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा और रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट तब भी आएगा, लेकिन जनरली हम लोग पैटर्न यूज करते हैं जैसा क्या ऊपर वाले में रोटेट हो रहे हैं वैसे नीचे वाले में रोटेट हो रहे हैं। ये रूल नहीं है, ये हमारा एक पैटर्न है। जैसे हम सभी लोगों ने कपड़े सीधे पहने कि उल्टे जी, सीधे पहना है, सब लोगों ने सीधा पहना है। अभी उल्टा पहन ले तो क्या होगा भाई, जितना बॉडी पार्ट अभी ढक रहा है इतना ही ढकेगा ना, कि कम ढकेगा, उतना ही रहेगा। ठीक, अभी 2-4 ठो मूवी आ जाए और 2-4 ठो सीरियल बन जाए उल्टा पहन के, अभी देखो हमारे नई जनरेशन क्या करेगी, उल्टा पहनने लगी। जैसे एक आध फिल्मों में कुछ एक्टर्स ने क्या किया, जीन्स वूंस फाड़ के पहन लिया। अब आजकल क्या हो रहा है, स्क्रैच वाले मार्केट में बिक रहे थे, बीच में तो अपने फाड़ ले रहे थे, अभी थोड़ा सा पैटर्न फिर आ गया क्या, पुराना वाला लोग बहुत रेयर लोग ले रहे हैं, या कह लो कम यूज होने लगा, क्योंकि ये सब एक्सीडेंटल हैं। जैसे अभी ऑनलाइन का बड़ा पैटर्न है ना, ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है। रीजन क्या है कि हर चीज एक पीक तक जाएगी, उसके बाद जब आधे लोगों की आंखें क्या होंगी, गायब नहीं, खुल नहीं जाएंगी, गायब हो जाएंगी, रोशनी बंद हो जाएगी। ठीक, तो उस कंडीशन में क्या, फिर अपने वही किताबें देखो, मार्केट में किताबें नहीं बिक रही हैं। अब जाके देखो कुछ जितने क्या है बुक सेलर हैं, किताबें नहीं के बराबर, कंपनी वाले भी परेशान हैं। ठीक, क्या करता है बच्चा, डाउनलोड करता है, इतने बड़े स्क्रीन पे ऐसे ऐसे स्पेंड करके उसको क्या करता है, देखता है आँख फैला फैला के, तो कितने दिन तक आप जबरदस्ती उसको क्या करेंगे, स्टेन देंगे, एक दिन कहेगा भैया बंद, खत्म कहानी। ठीक, तो फिर दोबारा क्या होगा, उसी उन्हीं किताबों पे लोग आएंगे। लेकिन वो है किसी का ट्रेंड चल रहा है, चलता रहेगा, कुछ दिन तो चलेगा ना भाई। कोई भी चीज़ की निगेटिविटी आने में क्या लगता है, समय लगता है। तो अभी क्या है, पॉजिटिव है, फीस यहाँ 50,000 1 लाख है, वहाँ 2,000 4,000 में काम चल जाता, तो लोगों को लगता है हमारा 10 गुना 20 गुना क्या हो रहा है, बच रहा है। ठीक है, लेकिन जब आँख चली जाएगी तब तो फिर वो करोड़ों देने भी दोबारा नहीं आएगी, तब पता लगेगा क्या एहसास उसका हो रहा है। ठीक है, जैसे जब चीज़ें एक बार गड़बड़ हो जाएगी, कितने देखो मेंटल डिस्ट्रिक्ट, आप देखो 2 चीज़ों के पेशेंट खूब बड़े हैं, एक आई के और दूसरे मेंटल। दिन भर नेसेसरी क्या टिक 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 करते रहते, दिमाग हो रहा है क्या, पगला रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे डॉक्टरों का फ्यूचर में बड़ा हाँ कमाई रहेगा, क्योंकि हर घर में आपको पहले होता था रेयर लोग चश्मा लगाया करते थे, अभी आप देखो हर फैमिली 2-4 मेंबर के पास टंग चुका है, जो बच्चे हैं वो भी टंग जाएंगे 1-2 साल में। ठीक, तो कहानियाँ हैं, है ना, तो कहीं ना कहीं वो होगा। ठीक, चलिए देखिए भाई, जैसे अभी आप यहाँ क्लासें देख लो, क्लास में हो आप, जरा इधर उधर होते हम लोग टोक देते हैं ना। ठीक, अब जब आप देख रहे हो, पता नहीं सो ऑन करके वो घूम रहे हो कि सो रहे हो कि क्या कर रहे हो, तुम ही जानो। ठीक, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, यहाँ पे आप क्लास में हो, टीचर के सामने हो, तभी इधर उधर डाइवर्ट होते रहते हो, वहां तो बंद कमरे में पता नहीं क्या कर रहे हो आप। ठीक, कौन देख रहे हैं, ऑन है वो ऑन भी है कि कुछ और ऑन करके देख रहे हैं, ये तो आप जानेंगे, आपकी सिंसियरिटी जानेगी। ठीक, तो कहानी वही है। बच्चे आते हैं, कई गार्जियन आते हैं हम लोग के यहाँ, सर हमारा बच्चा 2 बजे तक पढ़ता है रात में, और रिजल्ट आता है तो पता लगा 720 में 240 नहीं पाया है। ठीक, रात भर 2 बजे तक बंद करके पढ़ता है, 2 बजे तक पढ़ता भी है, उसको क्या 1/3 मार्क भी नहीं गेन करते हैं। अगर पढ़ता ही है तो कुछ तो आना चाहिए उसका आउटपुट ना। तो कहानी वही है, चलो देखो, लेकिन जो चल रहा है वो चलता है कुछ दिन, है ना जी। ठीक, क्या लिखा है बेटा, समझ गया ये। तो अब क्या करेंगे, अगर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे बेटा, मान लो इसको पॉइंट ले लेते हैं, ए बी ऐसे ले लेते, कोई बात नहीं, कहीं से ले लो, सी डी ई एफ, या सीक्वेंस में लेना चाहते हो तो सीक्वेंस में ले लो। ए बी सी डी, फिर गड़बड़ होगा ना, वही रहने दें, वही सही था। चल बेटा वही ले लो यार, जैसा भी है एज्यूम करना है अपने को, चाहे जैसा कर लो यार। जैसे एक ग्रुप ये बनेगा, रुक जा हम ऐसे ही कर लेते हैं, एक ग्रुप हमारा ये बनेगा ए बी सी डी, यहीं ले लेते हैं ई एफ यार, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो कंडीशन क्या हो रहा है पहले लूप में, फर्स्ट लूप के लिए ए, ठीक, हम चल रहे हैं ए डी सी बी ऐसे उल्टा। ठीक, तो उस केस में
बना ए बी सी डी ही कर लेते हैं। फर्स्ट लूप हमारा ऐसे बने, दूसरा बने बी ई एफ सी बी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो फॉर फर्स्ट लूप, जो फर्स्ट लूप आपने लिया कौन सा है, ए बी सी डी, ए से जहां चलो वहीं पहुंच जाओ, लूप मतलब कंप्लीट, अब डी तक छोड़ना नहीं है, उसे वहां तक पहुंचाना है, ए बी सी डी ए। तो फर्स्ट लूप हम लोग ए ले रहे हैं, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगा, देखो ए से बी पे गए, बी से कहाँ गए आप, सी पे गए, सी से डी, डी पे। देखो ए से बी के बीच में बेटा ना तो रेजिस्टेंस कोई है ना ही कोई सेल है, तो कोई मतलब नहीं। बी से सी पे जा रहे हैं, हमारे पास एक रेजिस्टेंस मिला और यहाँ से करंट हमें मिल रहा है, तो और हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ले कि माइनस, नेगेटिव। करंट के डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू, नेगेटिव। तो लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस आई थ्री इंटू क्या है R3। हम पहुंच गए सी पे, देखो सी से डी के बीच में भी कुछ आपको नहीं मिल रहा है। फिर डी से हम लोग चल रहे हैं ए की तरफ, डी से ए की तरफ चल रहे हैं, तो यहाँ जब जाएगा करंट यहाँ फिर से बाइफरकेट होगा बेटा, जो I1 इधर से आया था इधर चला जाएगा, और जो I2 इधर से आया था वो इधर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ आने वाला क्या था, I3, जैसे I1 प्लस I2 मिलके I3 यहाँ फॉर्म किए थे, I3 फिर से सब डिवाइड होगा, I1 और I2 में ब्रेक कर जाएगा, ठीक। तो वहां पे आएगा माइनस I1 इंटू R1, अब नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जा रहे हैं, तो प्लस के माइनस प्लस, प्लस E इक्वल टू, जहां से चले थे वहीं पहुंच गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, जीरो। भाई पोटेंशियल डिफरेंस जहां से चले वहीं पहुंच गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस की नेट वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसको थोड़ा सा अगर हम लोग उधर शिफ्ट करें, तो E की वैल्यू जो होगी, ठीक है, E की वैल्यू होगा I1 R1 प्लस I3 R3, और उसको हम लोग, इसको E1 लिया था तो E1 ले लीजिएगा, या इसको इधर करो, E1 को आप उधर कर लीजिए, किसी को एक साइड में आप शिफ्ट कर सकते हैं। किसको कर लिया जाए, इसको इधर I1 R1, और ये हमने अभी माइनस है, माइनस हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये भी माइनस होगा, तो माइनस माइनस सारा कैंसिल, तो प्लस हो जाएगा I3 R3 इक्वल टू E1। I3 को अगर आप सब डिवाइड कर लोगे किसमें, I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E1, तो एक इक्वेशन हमारा बन गया बेटा ये, ठीक। दूसरा फॉर लूप, फॉर सेकेंड लूप, हमारा सेकेंड लूप, ये जो डायरेक्शन दिखा है इसी डायरेक्शन में हमें चलना है। आप ऐसे दिखाओगे तो आप ऐसे चलिएगा, जैसा भी रहेगा, ठीक। बी ई एफ सी बी, सेकेंड लूप है बेटा बी ई एफ सी बी, ठीक। इसके लिए जब लिखेंगे तो देखो हम चल रहे हैं बेटा, यहां से करंट हमारा इधर आ रहा है, और हम करंट के कहां जा रहे हैं, अपोजिट में, यानी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, तो प्लस की माइनस, पॉजिटिव प्लेट से माइनस के तरफ जा रहे हैं। अभी यहाँ करंट तो रेजिस्टेंस में देखेंगे ना, प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहे हो, तो देखो अभी पीछे बनाया था, क्या लिखा था कि नहीं, क्या होता है नेगेटिव की पॉजिटिव, अभी भी आधा मुंह में बोल रहे हैं आधा कान में बोल रहे हैं सब, पॉजिटिव की नेगेटिव, आप लोग नेगेटिव, पॉजिटिव प्लेट से जब नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे तो क्या लेंगे, साइन नेगेटिव लेंगे बेटा, तो माइनस कितना है E2। करंट हमारा इधर, हम जा रहे हैं इधर किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या, प्लस I2 इंटू R2, पहुंचे यहाँ, यहाँ से यहाँ कुछ नहीं, फिर आप इधर आ रहे हो, करंट इधर जा रहा है और हम जा रहे हैं इधर, तो प्लस कितना I3 इंटू R3, फिर कहाँ पहुंच गए, B पे, तो नेट वैल्यू क्या हो गई, पोटेंशियल डिफरेंस पे जीरो, जहां चले वहीं पहुंच गए बेटा। फिर इसको E को एक साइड में कर लो, इसको एक साइड में कर लो, I2 R2 प्लस I3 R3 इक्वल टू E2, या इसको भी ओपन कर लो ऐसे, तो I2 R2 प्लस I2 प्लस कितना I3 इंटू R3 इक्वल टू E2, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। अरे सॉरी I1 I2, हाँ ऊपर वाला भी, अच्छा ऊपर सही है। ये I1 I2 का सम था I3 बेटा, I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू कितना हो गया E2। तो अब इन दो इक्वेशन से जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी होती है, ठीक,
अननोन क्वांटिटी, एक गिवन रहेगा, दूसरा जो अननोन रहेगा उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। जैसे E1 E2 दिया गया है, मान लो हमारे पास I1 मालूम है तो I2 निकालना होगा, I2 मालूम है तो क्या निकालना होगा, I1 निकालना। ये दोनों देखो कॉमन है, इस इक्वेशन में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। तो कोई अननोन जो आपका रहेगा वो वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये केस आपका होता है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जो भी अननोन क्वांटिटी रहेगी उसकी वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ले, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम क्या फर्स्ट, तो क्या मिल जाएगा, subtracting equation second from equation first, तो वैल्यू आएगा बेटा हमारा, देखो I1 R1 ये प्लस में और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा ना, तो ये लिख के करें कि ऐसा डायरेक्ट कर दे, समझ जाओगे। अच्छा लिख लेते हैं बेटा, I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू हो गया बेटा E1, दूसरा हमें I2 है R2 प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू E2। हमें जब सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा तो साइन क्या होता है, साइन क्या होगा, चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखो यहाँ पे ये माइनस हो गया प्लस, तो ये फैक्टर कैंसिल, बचा हमारा I1 R1 माइनस कितना I2 R2 इक्वल टू E1 माइनस E2। अब जो भी चीज हमारा नोन होगा, ठीक है, कोई जो फैक्टर नोन होगा उसकी वैल्यू यहाँ से पुट करके निकाल लेते हैं। तो ये सेकंड लॉ का एप्लीकेशन होता है। वैसे सेकंड लॉ का रेयर केसेस में आपको क्वेश्चन बेस्ड बनाते आ जाता है, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इसलिए ज्यादातर जो होता है क्या होता है, बैलेंस कंडीशन, जहाँ अनबैलेंस कंडीशन रहती है सर्किट की वहीं सेकंड लॉ का यूज होता है, ठीक है। जैसे आपने ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे ना, तो जहाँ अनबैलेंस ब्रिज होता है तब फिर हमें बाइफर्केट करके सेकंड लॉ का यूज करते हैं। IIT वाले कभी का एडवांस वगैरह पूछते हैं, रेयर केसेस में मेंस में आता है, बाकी नीट वाले भी भूले भटके कभी कभी पूछ लेते हैं, नहीं तो सेकंड लॉ पे थोड़ा सा एप्लीकेशन कम बनता है, इसलिए क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो जाता है, उतना टाइम आपको एग्जाम में होते नहीं है, तो इसलिए थोड़ा कम दिया जाता है। इसलिए बैलेंस में जब रहता है तब डायरेक्ट हमारा लग जाता है PY इक्वल टू R/S करके हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक। तो ऐसे ही लोग बना लीजिए, अभी हम लिख लीजिए, समझ गए ना क्या यूज करेंगे, नहीं समझे जी। हाँ उल्टा आ जाएगा, इसका मतलब जो आपने डायरेक्शन कंसीडर किया है उसका अपोजिट डायरेक्शन में करंट एक्चुअल में सर्किट में फ्लो होगी। जैसे जो हमने कंसीडर किया, अगर रिजल्ट उससे अनुसार पॉजिटिव मिल रहा है तब तो जो कंसीडर किया वही आपका क्या है, डायरेक्शन है। बट आपने जो कंसीडर किया अगर उसका साइन रिजल्ट में निगेटिव आ गया तो इसका मतलब जो आपने लिया है उसका डायरेक्शन उसका अपोजिट कर लीजिएगा। ये बेटा जिसके पास सिलेबस हो रहा है चेक करो, मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उड़ा दिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या उड़ाया, क्या बचाया, या कुछ नहीं बचाया कुछ नहीं उड़ाया, है किसी पास, जल्दी करिए, खोल बेटा देख, ये बढ़िया है। आप तब तक ऐसे ऐसे करोगे तब तक देखो यहाँ खुला हुआ है, इसीलिए कहा जाता है किताब से पढ़ो, आंख बची रहेगी, हाँ दिमाग भी बचा रहेगा। अच्छा कितने लोग खाली मोबाइल से पढ़ते हैं, हाथ उठाओ, ओनली मोबाइल वाले, कोई नहीं, झूठ सब बोल रहे हो, हाँ किताब तो खुलती तो आप लोग किताब की दुकान पे जरूर पहुंचते है ना, आप खाली मोबाइल से पढ़ते हो, क्वेश्चन बुक से लगाते तो पढ़ते का मोबाइल से हो, अच्छा लेक्चर देखते हो, भैया किताबी से लेक्चर देख लिया करो यार, हैं नहीं तो कुछ दिन के बाद बड़ा सब गड़बड़ होगा, लड़के आके सर पे मार के भाग जाएंगे, वो जो नहीं पाओगे मारा कौन, हैं है ना। वेट स्टोन बेट मीटर बेज आपको दिया गया बेटा एप्लीकेशन में, साथ में थोड़ा सा हम लोग एमीटर पढ़ लेंगे, कन्वर्जन पे क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
हो गया बेटा? हो गया बेटा? क्लियर? तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग दिखा देते बेटा। अब के चार्ट ले आके बेस एप्लीकेशन पे हम लोग डिफरेंट क्या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। एक आपने पढ़ा हुआ गैल्वेनोमीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर पहले ये, फिर आपने पढ़ा हुआ क्या मीटर ब्रिज एंड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक, तो कंडीशन क्या होता है, पहले पोस्ट ऑफिस बॉक्स वगैरह भी हुआ करता था बेटा, लेकिन अभी तो हटा दिया गया। तो ये चीजें आपकी जो होती हैं मेजरिंग डिवाइसेज में हम लोग यूज करते हैं। अब बात आता है बेटा किसका, या तो चलिए अच्छा कर लीजिए, तभी क्वेश्चन जब एप्लीकेशन कर लीजिए तब उसके बाद करवाते हैं। तो उस केस में जब हम लोग बात करेंगे बेटा किसका, गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है बताओगे, व्हाट इज तो क्या एप्लीकेशन ऑफ गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं या हाँ बेटा? नहीं, उसकी क्या वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं गैल्वेनोमीटर से? नहीं, स्मॉल करंट की वैल्यू क्या मेजर कर पाते हैं कि केवल डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करते हैं, हाँ करंट है कि नहीं है? हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं, खड़े हो जाइए, बैठो, बताइए कौन बोल रहा था अभी, खड़े हो जाओ, खड़े हो। बैठे। जैसे कंडीशन क्या होता है बेटा, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, वो एग्जैक्ट रीडिंग आपको नहीं बताया कितना आपका करंट उसमें से जा रहा है, वो बताता है करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। जैसे आप गए, अब हाथ से क्या मतलब, जैसे हमारे यहाँ पर बड़ा प्रश्न है, झोला छाप डॉक्टर है ना, हिंदुस्तान की 70% जनसंख्या को वही जिलाते हैं फिलहाल, कहने के लिए वो झोला छाप है, लेकिन 70% जनसंख्या के इलाज वही करते हैं। ठीक भाई, हर गांव के चौराहे पे आप देखते होंगे कि दो एक ऐसे जरूर डॉक्टर होते हैं जो ऑल टाइम अवेलेबल होते हैं। रात में 12 बजे दरवाजा खटखटाओगे तब भी डॉक्टर साहब आपको कुछ ना कुछ इलाज कर ही देंगे, है ना। तो अगर वो ना होते तो बहुत सारी पब्लिक, हाँ ठीक, तो उन्हें कम नहीं मानना चाहिए, वो बात अलग है। यहाँ टर्म थोड़ा गलत दिया गया है अपने यहाँ समाज में कि झोला छाप डॉक्टर,
प्राइमरी डॉक्टर वही हैं जो बेसिक लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं। अब किसी को छींक आ रही है तो बस्ती अब हॉस्पिटल में थोड़ी दिखाने आएगा, भाई वही लेगा ना। ठीक, तो कंडीशन ये है, लेकिन वो डिफाइन थोड़ा सा अपने यहाँ गलत तरीके से किया जाता है। ठीक, और अगर ऐसे होता, हर चौराहों पे ऐसे 2-4 नहीं होते तो बहुत सारे आदमी क्या करते हैं, वो छोटी बीमारियां उनकी बड़ी हो जाती हैं। हाँ, कभी कभी गलती से उनसे बड़ी हो जाती हैं, लेकिन वो कभी कभी ऐसा होता है। बाकी केसेस में बहुत सारे सही कर देते हैं। ठीक, तो क्योंकि मेजर रहेगा तो आप वहाँ रुकोगे नहीं, मेजर रहेगा भाई आप हाँ हायर सेंटर में जाएंगे, लेकिन प्राइमरी का जो बेसिक वो है वो तो ट्रीटमेंट कर ही देते हैं। ठीक है, और कम दाम में करते हैं। यहाँ आओगे तो पहले 500 रुपया फीस दोगे और 2000 का क्या टेस्ट लिख देंगे। उसके आने के बाद फिर अब जो दवा लिखेंगे वो तो बाद की बात है। ठीक है, वहाँ 50 रुपये में आपको बुखार फिट हो गया है ना। तो कई चीज़ें हैं, लेकिन चलिए जो भी सिस्टम है जैसे भी है। तो बोला क्या जा रहा था, मेजरिंग हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर को कंपेयर कर रहे थे हम लोग। ये केवल बताता है डिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब करंट पास आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, करंट वहां से बेटा फ्लो कर रहा है, यानी कि कोई सर्किट में करंट है कि नहीं, उसको डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं आप, गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। बट एग्जैक्ट ये रीडिंग नहीं प्रोवाइड करता है। ठीक, तो उसी के लिए रीड करने के लिए कितना करंट उसमें है, ये या उस सर्किट के थ्रू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, हम लोग फिर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं वोल्टमीटर और एमीटर में। किसमें कन्वर्ट करते हैं, वोल्टमीटर और एमीटर में। तो वोल्टमीटर और एमीटर का डिजाइन करते किससे, बाय कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर ठीक इनटू क्या, एमीटर। अब बात आता है कि गैल्वेनोमीटर से एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। हाँ जी, अरे वो वही बताना पड़ेगा कहाँ लगाते हैं, किसमें पैरेलल में, अरे किसमें सीरीज में, किसमें पैरेलल में, यही तो क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन वही है, किसमें सीरीज में लगाएंगे, किसमें पैरेलल में लगाएंगे। कितने लोग बताएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी हुआ करता था। ठीक, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। ठीक है, तो कितने लोग बताएंगे, हाथ उठाओ। शर्माते नहीं है, गलत हो जाएगा, गोली तो नहीं मारेगी किसी को ना, तो कम से कम बताना चाहिए। आपको बार बार बोला जाता है बोलना सीखो, नहीं तो डॉक्टर बन के भी अच्छे नहीं बन पाओगे, है ना। पता क्या, पेशेंट आएगा तो अपने शर्मा के बैठे रहोगे, बोल ही नहीं पाओगे क्या प्रॉब्लम है। ठीक, ना पूछोगे ना बताएगा, उल्टा पल्टा दवा लिख दोगे, है ना। तो अगली बार वो फिर लौट के आएगा ही नहीं। हाँ जी, बताओगे कुछ। हाँ जी, एमीटर में, अच्छा जी, लार्ज रेजिस्टेंस या स्मॉल रेजिस्टेंस, लार्ज रेजिस्टेंस या अच्छा लार्ज जोड़ेंगे। और गैल्वेनोमीटर से ही बना रहे हैं सर। हाँ, वोल्टमीटर बनाने के लिए सीरीज में जोड़ेंगे, लार्ज या स्मॉल। आप सहमत हैं भैया से, किसमें, दोनों में स्मॉल लगेगा। अच्छा आप जल्दी बोलो, टाइम नहीं है यार। सहमत हैं, नहीं है, इसीलिए कहते पढ़ के आया करो। तो हाँ जी, पहले जोड़ेंगे ये मालूम है, वोल्टमीटर में सीरीज जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे इससे नहीं मतलब है। हाँ, अरे सर सिर्फ क्वेश्चन बनता है। हाँ जी, दोनों में स्मॉल जी, दोनों पहला जोड़ दें तो नहीं तो कौन में पहला कौन में सीरीज, ये बताना पड़ेगा। अब ऐसे एक में कह के कैसे काम चलेगा जी। हाँ जी, दोनों में पैरेलल, हाँ एमीटर में, और गैल्वेनोमीटर में, वोल्टमीटर में सीरीज, लार्ज या स्मॉल, दोनों में। हाँ जी देवी जी, आज सबको खड़ा करके भी उल्टा टांगा जाएगा जी, बोलो। सर सीरीज पैरेलल दोनों रहेगा, किसमें सीरीज किसमें पैरेलल, गैल्वेनोमीटर को कब सीरीज, एमीटर में बदलने के लिए सीरीज में जोड़ोगे या पैरेलल में, स्मॉल या लार्ज, स्मॉल रेजिस्टेंस या लार्ज जोड़ेंगे, तो वोल्टमीटर में स्मॉल जोड़ेंगे जी। आप लोग को मार मार के पूछा जाएगा, बताओ।
एक किस में सीरीज में? एमीटर में, सीरीज में, वोल्टमीटर में, पैरेलल में। पढ़ी थी कि तुक्का मार रही हो? कब? मतलब जब इंटर में थे तब? हैं? इतने दिन नहीं याद रहता बेटा। हैं जी, जल्दी से बोलना। हैं? दोनों स्मॉल सीरीज में कि पैरेलल में? दोनों सीरीज में। दोनों सीरीज में जी। मीटर में पैरेलल होगा स्मॉल अमाउंट होगा, वोल्टेज मीटर में सीरीज में। जी। अच्छा, रेजिस्टेंस ला जाएगा। हाँ, स्मॉल रेजिस्टेंस और सीरीज में रहेगा। बैठिए। चलिए, बाकी लोग पूरा करेक्ट आंसर एक लोगों ने खाली दिया है ना? एक लोग मतलब 2-4 दिन 10 दिन पहले आगे पीछे अकल पढ़ के आए हैं, बाकी पढ़े सब हैं, लेकिन क्या वही है कि हाँ ठीक। क्यों जी? अच्छा, वो कौन है जो कल पढ़ के आया है? हाथ उठाओ। कल पढ़ के कोई आया था? मतलब हम लोग बेवकूफ़ी हैं, खाली तुम लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, आए खाली पढ़ा के चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। हाँ हाँ जी, बार बार बोला जाता भैया जो पढ़ाया जाना रहा करे। कितने लोग के पास बुक नहीं है? हाथ उठाओ। ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास बुक नहीं है? नहीं है। मोबाइल है? एक मोबाइल कितने की आई थी? नहीं नहीं नहीं, आपकी मोबाइल कितने की आई थी? हाँ? अरे काहे ऐसा बोल रहे हैं? हाँ? हाँ? कौन अल्ट्रा भैया? 1,39,000 की मोबाइल आपने खरीदा था। उतने में अगर किताब खरीदते तो सिलेक्शन होने के लिए और सिलेक्शन के बाद डॉक्टर बनने के लिए जितने किताबें आती हैं वो सब आ जाती हैं, है ना? उससे आपको क्या करते हो? फोन करते होंगे, कुछ डाउनलोड कर लेते होंगे, सुन लेते होंगे। वो काम आपका 6, 8, 10 हज़ार वाली मोबाइल भी करती है। अच्छा, उससे पैसा भी कमाते हो? तो हाँ? अच्छा, उससे पैसे भी कमा लेते हो? ऑन एवरेज कितना कमा लेते हो? 60-70 हज़ार पर मंथ? तो तुम्हारे बढ़िया बिजनेस है भाई, इसीलिए कम कम पढ़ने आते हो क्या? हाँ? एक दो घंटा का काम रहता है, उससे कुछ करना नहीं रहता। आपको अमेजन है जैसे गेम का ना, हाँ, तो उसी से हमारा सैलरी आता है, उसी से सैलरी आता है। मतलब कमीशन बेस्ड सैलरी है कि? कमीशन सैलरी और सब कुछ। अच्छा, सब कमीशन बेस्ड ही है। कमीशन बेस्ड सैलरी, और अगर किसी आदमी को जोड़ते हैं तो 4,000 का प्रॉफिट देगा। अच्छा, ऐसा भी है। चलिए, तो आपने एक ऑप्शन अपना ढूंढ रखा है। तब फिलहाल भाई आपके उसके उस मोबाइल का उपयोग है तो ठीक है, नहीं तो मुझे लगता है कि आप खाली अगर उतने पैसे में जो है किताबें खरीदते तो पूरी सीरीज यहाँ से मेडिकल कॉलेज तक ही हो जाती। तो आप फिलहाल उसका आउटपुट ले रहे हो तो चलिए ठीक है, तब भी ठीक है, बशर्ते पढ़ा भी करिए कि वही एम है। नहीं सर, उसी से सब कुछ यार, गाड़ी भी नहीं है, ये भी नहीं तो भी कमा रहा हूँ। अच्छी बात है, आप इतना कर रहे हैं, बशर्ते तो डॉक्टर बनना चाह रहे हो कि नहीं? हैं? बनना भी चाह रहे हो तो थोड़ा पढ़ा भी करो। पढ़ते हैं सर वो देखता। नहीं, वो ठीक है, आप साइड वर्क कर रहे हो, अच्छी बात है, ये सभी में होना चाहिए। अगर आप अपने स्टूडेंट लाइफ में कुछ और निकाल लेते हो बुराई नहीं है, बशर्ते ये है कि वो अगर आपका लाइफ टाइम टारगेट नहीं है तो जो अगर दूसरा टारगेट कुछ बना रहे हो तो उसके लिए भी आप मेहनत करते रहिए। ऐसा नहीं, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो चलती हैं, चल रही हैं, जब तक चलेंगी चलेंगी, लेकिन बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं होती है। चल रही है, अभी चल रही है, हो सकता है कुछ ऐसा फ्यूचर में क्रिएशन हो कि सारे ऑनलाइन सिस्टम क्या हो जाए, अब क्या करेंगे, है ना? तो सीधे पता लगा 0 पहुंच जाएंगे। ठीक, तो कंडीशन क्या है, इसलिए आप एक ऐसा टारगेट रखिए जो लाइफ टाइम हमेशा चलता रहे। ठीक, हाँ? अच्छा, ये वाला चलेगा तो अच्छी बात है फिर, लेकिन साथ में अगर वो करना है तो आप करते रहिए, बट अगर इधर पढ़ना भी चाह रहे थोड़ी सी मेहनत भी करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के यहाँ कुछ नहीं होता है। वहाँ हो सकता है 2 घंटे काम चल जाता है, यहाँ 10 घंटे से कम में काम नहीं चलता है। ठीक है, तब बैठिए तो आपकी मोबाइल सही है ना भाई? अगर उससे आउटपुट मिल रहा है तो सही है यार,
ठीक है। हाँ, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, वो टॉपिक नहीं है हमारा, हम पढ़िए अब, बाकी आप क्या करते हैं वो आप जानो। तो ये केस आपका हो गया बेटा, यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं, ठीक, कि क्या होगा आपका। ये तो हमारा इक्वेशन आपका हो गया। इंस्ट्रूमेंट में लिखिएगा, हेडिंग क्या करिएगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जल्दी करो यार, आज हम लोग डाइवर्ट हो गए थोड़ा। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखिए पहले, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। देखो, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट small current, detect small current passing through it by showing SHOWING, by showing deflection, by showing deflection। नेक्स्ट लाइन से आप लिखिएगा, कलर पेन होगा तो यूज कर लीजिएगा। बाई शोइंग डिफ्लेक्शन, नेक्स्ट लाइन से करिएगा, इट डज नॉट मेजर, इट डज नॉट मेजर करंट, इट डज नॉट मेजर करंट। केवल डिफ्लेक्शन को आपको बताता है, उसको मेजर नहीं करता बेटा। मतलब करंट जा रहा सर्किट में कि नहीं उसको बता देगा, अब कितना जा रहा है उसके लिए फिर आपको एमीटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक। तो इट डज नॉट मेजर करंट। आगे लिखिएगा, अब गैल्वेनोमीटर बेटा डिफरेंट टाइप का है, जैसे आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, ठीक है, मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, हॉट वायर गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा। तो डिफरेंट टाइप के हमारे गैल्वेनोमीटर होते हैं। जनरली जो हम लोग सिंबलाइजेशन करते हैं, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का आपका सिंबल होता है। ये जी जो बीच में लिखते हैं ना, ये इसके नेट इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करता है, डिनोट करता है। तो गैल्वेनोमीटर हमारे फिलहाल डिफरेंट टाइप्स के आपके होते हैं। तो सिंबलाइज करते हैं हम लोग क्या, जी से यहाँ से दिखा लेते हैं, और जी जो होता है उसके टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस आपका है गैल्वेनोमीटर को, उसको इंडिकेट करता है, ठीक। तो ये चीज आपकी है, आप अभी बना लीजिएगा वहीं छोटा सा। नेक्स्ट लिखिएगा, हो गया, हेडिंग करेंगे। एक तो आपका एमीटर होगा, एमीटर को हम लोग ऑब्टेन करेंगे बाई क्या, कनेक्टिंग स्मॉल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। किसमें, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में साहब स्मॉल रेजिस्टेंस, उसी को आपने पढ़ा होगा शंट रेजिस्टेंस, थोड़ा शंटिंग ऑफ वायर क्या गैल्वेनोमीटर। तो शंट रेजिस्टेंस को किसके, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जब हम लोग कनेक्ट करते हैं तो वो कन्वर्ट होता है एमीटर में। क्या होगा, एमीटर में कन्वर्ट होगा, तो उससे हम लोग एमीटर कहते हैं, ठीक। और जब आप लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ दोगे या तो फिर करंट कहाँ से होगा, और ये वाइट का वो करने लगा, अपोज करने लगेगा, ठीक। जब वोल्टमीटर हम लोग बनाते हैं तब उसके सीरीज में लार्ज रेजिस्टेंस को, यानी जिसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, उससे जोड़ा जाता है। गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर लोड रेजिस्टेंस यानी कि लार्ज रेजिस्टेंस जोड़ते हैं तो कन्वर्ट होता है बेटा वोल्टमीटर में, और पैरेलल में जब स्मॉल रेजिस्टेंस जिसे आप शंट रेजिस्टेंस कहते हैं उसे कनेक्ट करते हैं तो कन्वर्ट होता है वो एमीटर में। तो इस तरह से गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर से एमीटर को हम लोग फॉर्म करते हैं। तो हेडिंग करेंगे, सब हेडिंग करेंगे एमीटर। अगला हेडिंग कर लीजिएगा एमीटर। लिखो एमीटर, AMMETER, एमीटर लिखना। इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस used to measure current, used to measure current and is always used to measure current and is always
connected in and is always connected in series with the always connected in series with the element through which current is to be measured through which current is to be measured through which current is to be measured through which current is to be measured। ठीक, जिसके थ्रू करंट हमारा क्या हो रहा है, पास हो रहा है, उसके मेजरमेंट जिस सर्किट में करेंगे उसके सी कहाँ जोड़ेंगे हम लोग, सीरीज में। तो सीरीज को अंडरलाइन कर लेना। पूछा जाता है एमीटर इज कनेक्टेड, ठीक, विद द सर्किट इन सीरीज इन पैरेलल, तो जिसमें मेजर करना है उसके सीरीज में जोड़ेंगे। बनाने के लिए हम लोग उसके पैरेलल में क्या शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लेकिन जिस सर्किट में करंट की वैल्यू को मेजर करना है हमेशा एमीटर को उससे किसमें जोड़ेंगे आप, सीरीज में। जैसे मान लो ये सर्किट आपकी है, यहाँ से करंट पास आउट हो रहा है, अब आपने करंट बैटरी लगा दिया, अब हमें इसमें करंट मेजर करना है ना, तो करंट को मेजर करना बेटा तो हमेशा किसको जोड़ेंगे आप, उसको जिसमें से करंट पास आउट हो रहा है उसी के सीरीज में आप एमीटर को कनेक्ट किया जाएगा, क्योंकि ये उससे उस सर्किट से पास होने वाले करंट की वैल्यू को ही बताता है। अब पता लगा आप इसके पैरेलल में जोड़ दोगे तब तो इधर से जाने वाले करंट को रीड नहीं करेगा ना, तो उस केस में हमेशा सर्किट में जिसमें करंट मेजर करना है उसके सीरीज में जोड़ते हैं। अब बात आएगी, ये तो किसको जोड़ रहे हैं हम लोग, एमीटर को, लेकिन एमीटर को बनाने के लिए गैल्वेनोमीटर के किसमें पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस जोड़ के बनाया जाता है, अभी आगे कन्वर्जन बता रहे हैं। ठीक, तो ये केस आपका हो गया, वही डायग्राम बना लो। सर्किट जिसमें भी आपको करंट मेजर करना है उसके हमेशा सीरीज में हम लोग जोड़ेंगे बेटा। आगे लिखिएगा, जो बोला जाता है बेटा कि जो रीडिंग आपके एमीटर की होती है वो एक्चुअल जो करंट सर्किट से पास हो रहा था उससे ऑलवेज लेस होता है। रीजन क्या होता है, जैसे हम लोग एमीटर, एक टर्म आप पढ़ेंगे आइडियल एमीटर, जो आइडियल एमीटर होते हैं बेटा उनका रेजिस्टेंस 0 होता है। आइडियल जो एमीटर होते हैं उनके रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बट प्रैक्टिकली कोई भी आइडियल होता नहीं है। और जब आइडियल होगा नहीं, हम लोग इस सर्किट में जोड़ेंगे बेटा, तो सर्किट के सीरीज में आप कनेक्ट कर रहे हो ना, तो इसका भी रेजिस्टेंस इस एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है इसमें जुड़ जाएगा, और जब रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो करंट की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। इसीलिए जो एमीटर होता है वो एक्चुअल रीडिंग नहीं देता है, उससे स्लाइटली क्या होगा, लेसर देता है। यानी कि सर्किट में जो एक्चुअल करंट फ्लो हो रही थी उस चीज से कैसा लेसर करंट आपका वहां से क्या करता है, वो ऑब्जर्व करता है। यानी कि जो करंट आपका वो मेजर करेगा ना वो एक्चुअल करंट से स्लाइटली क्या होता है, लेसर होता है। रीजन है ड्यू टू एमीटर विल बी नॉट आइडियल, प्रैक्टिकली नॉट आइडियल, प्रैक्टिकली आपका आइडियल नहीं होता है, इसलिए वहां पे वैल्यू स्लाइटली थोड़ी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। याद रहेगा, तो नीचे लिख लीजिएगा, क्या लिखा बेटा, आगे लिख लीजिएगा, द रीडिंग आप पैरेलल पॉइंट बना लो, द रीडिंग ऑफ एन एमीटर इज always slightly lesser than, emitter is always slightly lesser than actual current in the circuit, lesser than actual current in the circuit, lesser than actual current in the circuit। जो सर्किट में करंट आपका फ्लो हो रहा है उसकी तुलना में स्लाइटली कैसा होता है, आपका लेसर होता है, लेसर देन एक्चुअल करंट इन द सर्किट। हो गया, आगे लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगर रेजिस्टेंस जो एमीटर का बेटा जितना कम होगा रीडिंग उतनी ही ज़्यादा एक्यूरेट होगी। मतलब एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू जितना आपका स्मॉल होगा उसके द्वारा जो करंट रीड किया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितनी कम करंट एक्चुअल के उतना क्लोज है। रीजन क्या है, क्योंकि उतना कम वो अपोज करेगा,
और रेजिस्टेंस एमीटर का जितना ज्यादा लोगे उतना ही क्या करेगा, रेजिस्टेंस सर्किट का बढ़ जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। इसीलिए बोला जाता है जब आइडियल एमीटर होता है तो उसके रेजिस्टेंस को जीरो लेते हैं, और जब जीरो होगा तो टोटल जो करंट फ्लो हो रही है वही होगी, तो कंप्लीट वो क्या करेगा, करंट को मेजर करेगा। बट प्रैक्टिकली कोई होता नहीं है, इसलिए हमेशा वैल्यू स्लाइटली लेसर रहता है। ठीक, तो लिख लीजिएगा, क्या लिखा बेटा, नेक्स्ट एरो आगे लिखिएगा, स्मॉलर द रेजिस्टेंस ऑफ एन एमीटर, smaller the resistance of an emitter, smaller the resistance of an emitter, more accurate will be its reading, more accurate will be its reading, more accurate will be its reading, more accurate will be its reading। ठीक, आगे लिखिएगा, इफ उसी में लिख लो, कंटिन्यू कर लो चाहे, इफ रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो, देन रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज जीरो, देन इट इज कॉल्ड कैसा, आइडियल। मतलब किसी आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो जीरो होता है। इसी तरह से अभी जब वोल्ट मीटर पढ़ेंगे ना, तो आइडियल जो वोल्ट मीटर होता है उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लिया जाता है। ठीक, बट दोनों ही प्रैक्टिकली मिलते नहीं हैं। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा, हेडिंग करिएगा, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विल बी, क्या हो गया, अगला हेडिंग करो, कन्वर्जन ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग करेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर इनटू, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। बेटा कैसे बदलेंगे हम लोग कन्वर्जन ऑफ, ठीक, तो उसको हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके लिए आप देख लेंगे। देखो, अगर आपको गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना है तो उसके लिए करते क्या है, ये हमारा बेटा सर्किट है। ठीक, यहाँ से एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, उसी को नाम देते हैं क्या, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। एक वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जिसे नाम दिया जाता है क्या, शंट रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये गैल्वेनोमीटर है, यहाँ से एक छोटा रेजिस्टेंस बेटा उसी को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, कनेक्ट कर देते हैं इसके पैरेलल में। तो ये टोटल जो करंट मान लो सर्किट में आने वाला आई था, यहाँ से पास होने वाला सपोज दैट आई जी है, तो यहाँ से जो आने वाला आई एस होगा ना, आई एस की वैल्यू क्या, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग आई माइनस कितना हो जाएगा, आई जी के बराबर होगा ना। भाई टोटल सर्किट में आने वाला करंट आई है, अगर गैल्वेनोमीटर से पास होने वाला करंट क्या है, आई जी है, तो इधर से जो जाएगा उसे हम आई एस बोलेंगे। आई एस की वैल्यू टोटल आई, इधर से आई जी, तो बचा क्या, आई माइनस आई जी के बराबर होता है। यानी शंट से जाने वाला जो रेजिस्टेंस होगा वो टोटल सर्किट में आने वाले करंट में से गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाने वाले करंट को माइनस कर दीजिए, वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, अब ये पूरा जो सिस्टम बना बेटा, ये जो आपका बना, ठीक, इसे हम लोग एमीटर कहते हैं। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो आपका होगा, दिस इज कॉल्ड क्या, एमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर आफ्टर शंटिंग इट कन्वर्टेड इनटू किसमें, एमीटर। गैल्वेनोमीटर को शंटिंग करने के बाद जो बन रहा है उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा एमीटर कहते हैं, याद रहेगा। अब इस एमीटर को हम लोग सीरीज में जोड़ते हैं किसके, सर्किट के करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। अब बात ये आता है कि जो हमारा शंट रेजिस्टेंस होता है उसकी वैल्यू वेरी स्मॉल ली जाती है। वेरी स्मॉल जब लेंगे तो आपको बोला गया था कि चूंकि एमीटर की प्रॉपर्टी होती है, जितना रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उतना उसके द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो ज्यादा एक्यूरेट होगी। तो कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में, अगर पैरेलल में आप बेटा किसी भी सर्किट के स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा उस स्मॉलर वाले से भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू और भी रिड्यूस हो जाती है, और जब रिड्यूस जितना ज्यादा होगा उतना ही एक्यूरेट क्या करेगा, वो रीडिंग देगा। ठीक, तो आप लिख लीजिए कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। डायग्राम बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ, सर आ जाएंगे आप।
हो गया, लिखिएगा। देखिए फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इंटू ए मीटर, फॉर कन्वर्टिंग गैल्वेनोमीटर इंटू ए मीटर, a very small shunt resistance is connected parallel, underline कर लेना, is connected parallel to the galvanometer, connected parallel to the a very small resistance, उसी को शंट रेजिस्टेंस कहते हैं, is connected parallel to the किसके गैल्वेनोमीटर, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। तो एक वेरी स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को हम लोग क्या गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में जोड़ देते हैं, पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। ठीक हो गया, आगे लिखिएगा। अब जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग निकालेंगे बेटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं, अब पैरेलल के लिए आपको अगर दो ही रेजिस्टेंस होते थे, आपको बोला गया था R1 R2 अपान R1 प्लस R2 कर लेते हैं, या 1 अपान R इक्वल टू 1 अपान R1 R2 करके फिर निकालिए। ठीक, तो दो के लिए आपको बोला गया था जब दो रहा करे तो उस केस में इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका होगा गैल्वेनोमीटर का कितना हो जाएगा, G इंटू एस अपान G प्लस एस। तो जो पैरेलल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, तो नीचे लिखिएगा द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी G इंटू एस अपान G प्लस कितना एस। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका गैल्वेनोमीटर का हो जाएगा। पूछा जाए गैल्वेनोमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा जब वो एमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उस कंडीशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप क्या कॉम्बिनेशन करो, क्या लिखा है स्टेटमेंट, क्या लिखा है, गैल्वेनोमीटर नहीं, आप कॉम्बिनेशन कर दीजिए या एमीटर कर लीजिए, आप एमीटर कर लीजिए, जो एमीटर वो बन गया। अब आप एमीटर, अब तो एमीटर में कन्वर्ट हो गया ना, आप एमीटर, तो वो वैल्यू हमारा यहाँ से मिल जाता है, क्या होगा। अब कंडीशन क्या है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो जो वैल्यू हमारा शंट के थ्रू होगा वही वैल्यू हमारा क्या गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी होगा। तो नीचे लिखिएगा सिंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, द पोटेंशियल डिफरेंस across shunt and galvanometer will be same। तो दोनों के थ्रू हमारा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। सो गैल्वेनोमीटर के थ्रू मिलेगा Ig इंटू जी, कितना मिलेगा बेटा, यानी कि Vg की जो वैल्यू होगी वो Vs के बराबर होगा, और Vg की वैल्यू हो जाएगी Ig इंटू कितना G इक्वल टू Is इंटू कितना S, और Is की वैल्यू आपने लिखा कितना I माइनस Ig इंटू एस इक्वल टू Ig इंटू जी। तो एस की वैल्यू हो जाएगी बेटा Ig इंटू जी अपान कितना I माइनस Ig। दिस इज द शंट रेजिस्टेंस। तो जब शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक हो जाएगा। तो Ig इंटू जी अपान I माइनस Ig क्वेश्चन से बनते हैं बेटा। ठीक, तो लगा लीजिएगा, कल फिर करवा देंगे, आज तो टाइम खत्म हो गया है। एक पॉइंट लिख लीजिए, एक टर्म्स और बनता है, इसको लिखने के बाद तो फिर कल करिएगा। अरे नोट कर लीजिए, हो गया बेटा, जल्दी करो, लिखिएगा। अगर पूछा जाता अगर nth पार्ट आपको मेन करंट का पास कराना हो हमें किससे, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो कितने रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी, कितने शंट रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो पॉइंट कैसे लिख लीजिए, लिखिएगा, देखिए टू पास nth पार्ट ऑफ मेन करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर बैक दैट इज
आई जी इक्वल टू आई अपान एन, दैट इज ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आई जी इक्वल टू कितना, आई बाई एन, यानी nth पार्ट अगर गैल्वेनोमीटर के थ्रू हमें पास आउट कराना है, आई जी इक्वल टू आई बाई एन, देन रिक्वायर्ड शंट रेजिस्टेंस विल बी, जो शंटिंग के लिए हमें रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी बेटा, वहां पे एस की वैल्यू जो होगी, ठीक, किसकी वैल्यू, एस की जो वैल्यू होगी वो जितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है उसका अपान ईयर माइनस 1 टाइम्स हो जाता है। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, n माइनस 1 टाइम्स हो जाएगा, तो शंट रेजिस्टेंस की जो जरूरत पड़ेगी तो ये आएगा G अपान n माइनस 1। जैसे कहा जाए 1/10 आपको गैल्वेनोमीटर से पास कराना मेन करंट का, तो वैल्यू कितनी आएगी, तो उस कंडीशन हमारा कितना हो जाएगा, जितना करंट आपका पास आउट हो रहा है उसका n माइनस 1 टाइम्स हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए इतना कर लीजिए फिर।